डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का न्यू चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म। कहने का 11th का है, इसका सब कॉन्सेप्ट 12th में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना आपका ऑर्गेनिक अधूरा रहेगा, ठीक ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले इसको देखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते किसको है? सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन को, तो देखते हैं यहाँ पर। डिफाइन करेंगे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, breaking of old covalent bond and breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond, breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond is known as organic reaction। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड और ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड के जगह पर न्यू कोवैलेंट बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर CH3CH2X, इसको रिएक्शन करवा दीजिए एक्वस KOH से। X के जगह पर यहाँ Cl ले लेते हैं, इसको रिएक्शन करवा देते हैं एक्वस KOH। AQ का मतलब एक्वस पढ़ते हैं, एक्वस का मतलब वाटरी सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। तो एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सबसे पहले यहाँ देखिएगा, कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक ना। कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ठीक ना। कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दिया होगा और दोनों मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। और ऐसे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपको एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक ना। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना है। तो उसमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। यहाँ पर भी हम लिखवा देंगे, ठीक ना, आगे चल के लिखवा देंगे कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका कितना होता है, ठीक ना। और उसको याद कर लीजिएगा, ट्रिक भी बता देंगे याद करने का, कैसे याद किया जाता है। तो जितना लिखवाएंगे उतना से काम चल जाएगा। तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ई इधर जाएगा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
KOH ये आयनिक कंपाउंड है, कैसे टूटेगा? तो K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? तो प्लस पर अटैक करेगा। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH, यहाँ OH अटैक कर गया, यहाँ से Cl माइनस और K प्लस मिल के आपको बना लेगा क्या? KCl, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 मिनट कि कार्बन और क्लोरीन ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड था ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यही तो ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ। ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही तो चेंजिंग हुआ। ये सब सेमे है, यहाँ इथाइल है तो यहाँ भी इथाइल है। ये क्लोरीन और कार्बन वाला बॉन्ड टूट गया, ये OH क्या हो गया? यहाँ जुड़ गया। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड था उसको ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड बोले। ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नया कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक ना। कार्बन और ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड प्लस क्या बन गया? KCl। इसको बोलते हैं, ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड जो रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड जो होता है उसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड उसको रिएक्टेंट और जो राइट साइड है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक ना। अब रिएक्टेंट में भी 2 पार्ट होता है, तो क्या होता है 2 पार्ट? तो उसको देखिए, समझते हैं। पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक और फिर से एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या था एग्जाम्पल? CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्शन करवाए थे किससे? एक्वस, पूरा वर्ड लिख दिए हैं, शॉर्टकट में AQ लिखा जाता है। एक्वस KOH से रिएक्शन करवाए थे, क्या बनेगा? CH3 CH2 OH प्लस क्या बनेगा? KCl। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर देखिएगा कार्बन और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड था, या कोवैलेंट बॉन्ड लिख ही दिए थे। इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 तरह के होता है। रिएक्टेंट 2 तरह के होता है। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? तो सबस्ट्रेट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। सबस्ट्रेट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। और रिएजेंट क्या होता है? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड which attack on
सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक और रिएजेंट क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट पर क्या करता हो, अटैक करता हो, क्या कहलाता है, रिएजेंट कहलाता है। सबस्ट्रेट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, रिएजेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो कि सबस्ट्रेट पर क्या करता हो, अटैक करता हो। इसी एग्जाम्पल को सबस्ट्रेट और रिएजेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, CH3 CH2 Cl, इसको रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH से, क्या बनेगा। तो कार्बन और क्लोरीन में बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ई कैसे टूटेगा, K+ और OH माइनस में टूटेगा। प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, माइनस पर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस क्या बनेगा, KCl, प्लस क्या बनेगा, KCl। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। और ये क्या कहलाएगा, रिएजेंट। ये क्या कहलाएगा, रिएजेंट। रिएजेंट किसको कहते हैं, तो रिएजेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो कि सबस्ट्रेट पर अटैक करता हो। तो ये जो रिएजेंट है ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है, इसे रिएजेंट कहलाएगा। और ये टोटल को मिला के देखा जाए तो बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। इस टोटल को मिला के देखा जाए तो बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। और इसको बोला जाए तो इसको देखा जाए तो बोलते हैं इसको क्या, प्रोडक्ट। ठीक ना। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए। चलिए इसको नोट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी रिएजेंट के बारे में बता रहे थे हम आपको कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक ना। तो कैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होता है देखते हैं। एक ये तो इनऑर्गेनिक वाला था, अब ऑर्गेनिक वाला एक्सप्लेन करते हैं। CH3 COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिएक्शन करवा दीजिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH से, रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। किससे रिएक्शन करवाते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या बनता है, CH3 COO C2H5 ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर, ठीक ना। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं रिएजेंट, इसको बोलते हैं रिएजेंट। यहाँ पर रिएजेंट देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक ना। और इस दोनों को मिला के बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट। यहाँ पर प्लस H2O बनेगा और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की अब बात करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिएगा, मैकेनिज्म का मतलब होता है बनाने की विधि, ठीक ना, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो वही हमको देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है। ये तो था रिएक्टेंट,
इससे रिएक्शन करवा दिए, बन गया क्या, प्रोडक्ट। तो ऐसा थोड़ी होता है ई लेते हैं ई बन जाते हैं, बीच में बहुत सारा स्टेप होता है, उस सभी स्टेप को एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक ना। किसी भी रिएक्शन को याद रखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का डिफिनीशन क्या होता है वो बताना चाह रहे हैं। ठीक ना। तो मैकेनिज्म क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म डेफिनीशन पहले लिखते हैं, क्या कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, of an organic reaction is, a step by step description of an organic reaction is known as reaction mechanism. A step by step description of an organic reaction is known as क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, और इंटरमीडिएट के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद कौन सा स्टेप आएगा, प्रोडक्ट वाला स्टेप आएगा। जैसे एग्जाम्पल पर यहाँ पर देखते हैं CH4 मीथेन गैस है, इसको रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से, ठीक ना, किसके प्रेजेंस में, तो H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है, CH3Cl प्लस क्या बनता है, HCl। ठीक ना। तो ई इससे रिएक्शन करके ई कैसे बन गया, ठीक ना, तो इसी को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। और वो स्टेप बाय स्टेप अभी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक ना। इसको हम एक सिंपल उदाहरण से समझाना चाहते हैं। देखिएगा, सपोज करते हैं कि हम सब्जी बनाते हैं, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक ना। इस एग्जांपल से सबको ही गुजरा होगा, इसीलिए हम इस एग्जांपल को लेके आगे चलना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि हम सब्जी बनाना चाह रहे हैं, तो सब्जी बनाते हैं कैसे, तो मार्केट से कच्चा सब्जी खरीदें और घर में पकाने लायक बना लिए, ठीक ना, उसको खा लिए। तो यही क्या मैकेनिज्म तो नहीं हुआ, ठीक ना। डायरेक्ट रिएक्टेंट मार्केट से सब्जी खरीदे, उसको पका लिए, प्रोडक्ट बन गया, खा लिए, ठीक ना। लेकिन ये दोनों के बीच का बहुत सारा स्टेप हमको करना पड़ता है, ठीक ना। खरीदने से लेके पकाने तक के बीच में बहुत सारा स्टेप करना पड़ता है। वो सभी स्टेप को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, या सब्जी बनाने का मैकेनिज्म कहलाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, तो मार्केट से सब्जी खरीदे, कोई भी सब्जी खरीदे होंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसका छिलका उतारते हैं, ठीक ना, उसको छीलते हैं। छीलने के बाद क्या करते हैं, उसको पीस पीस में काटते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, उसको कढ़ाई में फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद मसाला डालते हैं। मसाला डालने के बाद पानी डाल के उसको क्या करते हैं, सिझाते हैं, ठीक ना। तो सब्जी लिए इधर, ठीक ना, कच्चा सब्जी लिए और उसको पकाएं, और ये पकाने के बीच में जितना स्टेप किए, ये सब क्या कहलाएगा, रिएक्शन सब्जी बनाने का मैकेनिज्म कहलाएगा। उसी तरह से ये रिएक्टेंट रॉ मटेरियल लिए और इसको इससे रिएक्शन करवाएं, ये बना, ठीक ना। तो ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के क्रम में बीच में बहुत सारा स्टेप आया होगा, और वो सभी स्टेप को क्या कहते हैं,
तो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कौन कौन सा स्टेप आता है। एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2, इसको रिएक्शन करवाते हैं H2 से, क्या बन गया CH3Cl प्लस क्या HCl। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं तो टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखते हैं स्टेप फर्स्ट क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन बोले तो रिएक्शन को जस्ट शुरू करने वाला स्टेप। जैसे देखते हैं चेन इनिशिएशन में क्या होता है, तो ये जो Cl2 गैस लिए हैं, इस Cl2 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये Cl ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, Cl2 है। इसको H2 के बराबर एनर्जी दे दीजिए, H2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एनर्जी के फार्मूला होता है H2, इसको पढ़ते हैं Nu। ये फ्रीक्वेंसी का साइन होता है। Nu क्या है, फ्रीक्वेंसी का साइन होता है, और H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक ना। तो E बराबर, E बोले तो एनर्जी, E बराबर H प्लांक्स कांस्टेंट और Nu फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो H2 के बराबर इसको एनर्जी देंगे तो E क्या करता है देखिएगा, एनर्जी क्या करता है, तो E बीच से ब्रेक कर देता है, ठीक ना। ये बीच से ब्रेक कर देगा बॉन्ड को, ठीक ना। दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था, दोनों क्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, बच जाएगा क्या, क्लोरीन फ्री रेडिकल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते किसको हैं, फ्री रेडिकल का मतलब क्या समझते हैं, ये जो देखे हैं एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या पढ़िएगा, फ्री रेडिकल। क्या पढ़िएगा, फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक ना। फ्री रेडिकल इसको पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल कहते हैं किसको हैं, तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या 1 क्या है, ऑड है, या जिसके वैलेंस सेल में ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में देखिएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 क्या है, ऑड है, या 7 गो में 3 गो पेयर हो जाएगा, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। इस चलते पेयर को नहीं दिखाते हैं, केवल एक फ्री रेडिकल को दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ये बीच में जो डॉट दिए हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, तो Cl2 जो रिएजेंट लिए हैं, रिएजेंट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक ना। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड देखते हैं, ठीक ना। स्टेप सेकंड होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। स्टेप सेकंड होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को आगे बढ़ना, रिएक्शन को आगे बढ़ाना। तो देखिएगा कैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पर ध्यान से, चेन प्रोपगेशन स्टेप।
CH4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH4 को CH3H लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया था बॉन्ड बनाने के लिए। इस पर क्या करेगा, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है अटैक करेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएजेंट है, तो रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। तो E एक इलेक्ट्रॉन और E एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, HCl बना लेगा, यहाँ पर बच के आ जाएगा तो CH3 फ्री रेडिकल अब प्लस यहाँ क्या बन गया HCl। ये भी देखिए, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्यों बोलेंगे फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाता है क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक ना, एक कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे। तो Cl फ्री रेडिकल अटैक किया तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl बन गया। E देखिए यहाँ पर फिर CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा CH3Cl प्लस क्या देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल देगा। क्या देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। E क्या करेगा, यहाँ से Cl2 एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा और यहाँ से एक फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। ECl फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, तो CH4 पर अटैक करेगा, CH4 पर अटैक करके CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl देगा। ECH3 फिर फ्रेश Cl2 से अटैक करेगा, E देगा, फिर Cl फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा। इसी तरह से क्या होता है, एक रिएक्शन आगे बढ़ते रहता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है एक बार हो के बंद हो जाता है, उसके बाद देखिए ये खुद फ्री रेडिकल अब प्रोड्यूस कर रहा है और खुद फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा तो खुद अटैक करेगा, खुद बना रहा है। ठीक ना, तो इसी को कहते हैं क्या, चेन प्रोपगेशन स्टेप। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड ये होता है क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। उसके बाद क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप प्रोडक्ट बनने के बाद। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, तो रिएक्शन को हम बंद करना चाहते हैं। ठीक ना, तो रिएक्शन बंद होने का दो पॉसिबिलिटी होता है। कैसे बंद होगा रिएक्शन, तो एक पॉसिबिलिटी या तो सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाए या रिएजेंट ख़त्म हो जाए, दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाए तो प्रोडक्ट अपने आप बनना बंद हो जाए। ठीक ना, बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी होता है क्या, कि दोनों प्रजेंट है, सफिशिएंट मात्रा में दोनों प्रजेंट है, उसके बावजूद हमको रिएक्शन को बंद करवाना है, तब क्या करेंगे। ठीक ना, तो जितना भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है सबको पकड़ के जोड़ दीजिए। ठीक ना, सब फ्री रेडिकल को पकड़ के जोड़ दीजिए, ना फ्री रेडिकल रहेगा, ना अटैक करेगा, ना रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक ना, तो आर्टिफिशियल मेथड हम अपने मन से बंद करना चाहते हैं। ठीक ना, बीच में ही हम बंद करना चाहते हैं, तो कैसे बंद हो जाएगा। ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जितना भी फ्री रेडिकल है उस सभी फ्री रेडिकल को पकड़ के जोड़ देंगे, ना फ्री रेडिकल रहेगा, ना अटैक करेगा, ना रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं Cl फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2। तो इतना एक स्टेप होता है रिएक्शन को। ठीक ना, रिएक्शन को बनाने के लिए पहले रिएजेंट को तोड़ते हैं, सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, उसके बाद रिएक्शन को बंद करवाना पड़ता है। ठीक ना, एक इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। ये जो पहला स्टेप देख रहे हैं चेन इनिशिएशन, ये कोई भी रिएक्शन को शुरू करने का पहला स्टेप होता है और एक बार होके बंद हो जाता है। जैसे इसको सिंपल उदाहरण से समझिए, तो हम लोग जब गैस जलाते हैं, गैस बर्नर LPG गैस जलाते हैं, स्टोव को जलाते हैं, तो करते क्या चीज़ हैं कि स्टोव को जलाने के लिए माचिस जलाते हैं पहले।
ठीक ना। तो माचिस हमको एक बार जलाना पड़ता है या बार बार जलाना पड़ता है, ठीक ना। तो माचिस बर्नल जलाने के लिए एक बार माचिस जलाते हैं, उसके बाद गैस निकलते रहता है, गैस जलते रहता है, ठीक ना। तो उसी तरह से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एक बार प्रोड्यूस करवाना पड़ता है हमको बाहर से, उसके बाद ये स्टेप बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए चेन प्रोपगेशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल खुद ब खुद फिर प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक ना, यही फिर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप एक बार होके बंद हो जाता है, उसके बाद चेन प्रोपगेशन चलता रहता है, ठीक ना, यही खाली स्टेप आगे बढ़ता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, ठीक ना। और जब बीच में बात करते हैं बंद करने की, तो बीच में बंद करने के समय क्या होगा, तो जितना भी फ्री रेडिकल होगा सबको पकड़ के जोड़ देंगे, और नहीं तो अपने आप से बंद होना होगा। तो CH4 या Cl2 दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाए या दोनों ख़त्म हो जाए, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा यहाँ पर। अब बच्चा को दिमाग में आता है कि सर यहाँ भी Cl2 था, फिर यहाँ भी Cl2 करवा दिए, ठीक ना। तो Cl2 ज़्यादा है, CH4 यहाँ पर देख रहे हैं एक गो मॉलिक्यूल है, Cl2 दो बार अटैक करवा दे रहे हैं। ई कैसे होता है, ई फिर Cl2 कहाँ से आ गया, बहुत सारा के क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक ना। तो उसको हम दूर करने के लिए इसको 1 मिनट समझ लीजिएगा। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखिएगा, रिएक्शन एक मॉलिक्यूल से हम नहीं करवाते हैं। एक मॉलिक्यूल को तो एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन थोड़ी करता है, ठीक ना। रिएक्शन हम जब करवाते हैं वहाँ लेबोरेटरी में तो मिनिमम 1 मोल लेके करवाते हैं। रिएक्शन करवाते हैं तो कितना मॉलिक्यूल लेके करवाते हैं, मिनिमम 1 मोल मॉलिक्यूल लेके करवाते हैं। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। 10 के पावर 23, 10 के पावर कितना है 23। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, ठीक ना। तो इतना मॉलिक्यूल एक बार में लेके रिएक्शन करवाते हैं लेबोरेटरी में, तो उतना में उतना Cl2 होगा, उतना CH4 होगा। तो हमको न CH4 की कमी रहता है न Cl2 की कमी रहता है, ठीक ना। जितना मन जितना से रिएक्शन करके प्रोडक्ट आपको बना सकता है, ठीक ना। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया। इसको सिंपल उदाहरण से देखिएगा, गैस बर्नल वाला से समझाते हैं। तो गैस के बर्नल को हम जब जलाते हैं तो एक बार माचिस जलाते हैं, ठीक ना। गैस के नॉब को ऑन करते हैं, गैस निकलने लगता है और जलाते हैं, गैस जलना शुरू हो जाता है। और बाद अब माचिस का रोल ख़त्म हो गया, माचिस बिक दीजिएगा, उसके बावजूद भी आपका गैस बर्नल जलता रहेगा, ठीक ना। अब क्या गैस जल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक ना। यहाँ तक सही है, बन रहा है, ठीक ना। प्रोडक्ट जितना बनना होगा बन जाएगा। लेकिन अब बात आता है बंद करवाने की, तो बंद कैसे करवा सकते हैं, ठीक ना। प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हमको मन है क्या कि हम बीच में ही बंद करवाएं। तो कैसे, बीच में ही गैस को हम जलना रोक दें, कैसे रोक देंगे, तो नॉब को ऑफ कर देंगे, ठीक ना। तो रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, गैस जलना अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक ना। और यदि नॉब ऑफ नहीं करे तब कैसे रिएक्शन बंद होगा, तो गैस ख़त्म हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, या तो CH4 ख़त्म हो जाए या Cl2 ख़त्म हो जाए, दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाए, अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो सब फ्री रेडिकल को पकड़ के जोड़ दें, न फ्री रेडिकल रहेगा, न अटैक करेगा, न रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक ना। 3 स्टेप में, पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा है चेन प्रोपगेशन स्टेप, और तीसरा है क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। 3 स्टेप में आपका रिएक्शन पूरा हुआ। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो गया। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक ना। CH4 है तो CH3H, H यही काहे ले गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल में काहे टूटा, ठीक ना। Cl2 CH3 पर काहे अटैक किया, ठीक ना। ई Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से काहे रिएक्शन किया, Cl फ्री रेडिकल CH3 पर काहे नहीं अटैक किया, ठीक ना। बहुत सारा मैटर आता है, ठीक ना। उस सब को समझने के लिए, ठीक ना, 4 पॉइंट हमको स्टडी करना पड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट,
रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। इस 4 पॉइंट को हमको समझना पड़ता है और ऑर्गेनिक का मेन ही 4 पॉइंट है। यही 4 पॉइंट पर पूरा 11th-12th डिपेंड करता है और कंपटीशन का 60% क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक ना। क्वेश्चन किसी और चैप्टर का रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कहाँ लगेगा, तो यही 4 टॉपिक का चैप्टर कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन कौन सा 4 टॉपिक थे? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वो अब चारों फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा यहाँ पर concept to understand रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ता है? कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्लीवेज। तीसरा नेचर ऑफ रिएजेंट। 3 फैक्टर की जरूरत पड़ता है। कौन कौन सा 3 फैक्टर है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस करेगा, ठीक ना। बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड कैसे टूटेगा। और तीसरा है नेचर ऑफ रिएजेंट। सबस्ट्रेट पर जो रिएजेंट अटैक कर रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक ना। इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक ना। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है जो लोन पेयर हो या जिस पर निगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो, उसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारा तरीका है इसको पहचानने का। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि इसको याद कर लीजिए। बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं याद कर लीजिए, लेकिन याद नहीं करना है। हम सब पहचानने का तरीका आपको बता देंगे, ठीक ना। लेकिन जब ये नेचर ऑफ रिएजेंट टॉपिक पढ़ाएंगे तब, ठीक ना। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे, रिएजेंट 2 तरह के होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों हम पहचान। एक न्यूट्रल रिएजेंट भी होता है, लेकिन न्यूट्रल रिएजेंट जो होता है वो किसी से रिएक्शन नहीं शो करता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं के बराबर करते हैं। कुछ है न्यूट्रल रिएजेंट भी, जैसे CO, NO, N2O, H2O, प्योर फॉर्म वाला H2O, ठीक ना। तो ये समझ जो है न्यूट्रल है, किसी से रिएक्शन नहीं शो करता है, नहीं अटैक करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। मेनली 2 ही तरह के रिएजेंट का स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ठीक ना। तो अब इस तीनों पॉइंट के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट आता है उसको समझेंगे। तो इसको देखिएगा 1 मिनट, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं।
पहला पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है देखिएगा। It depends upon following factors. It depends upon following factors. पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा फैक्टर है रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और चौथा है हाइपर कंजुगेशन। चौथा है हाइपर कंजुगेशन। यही 4 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और क्या है हाइपर कंजुगेशन। अब चलिए एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। दूसरा partial displacement of sigma electrons, partial displacement of sigma electrons towards partial displacement of sigma electron towards more electronegative atom। partial displacement of sigma electrons towards more electronegative atom is known as inductive effect। partial displacement of sigma electrons towards more electronegative atom is known as inductive effect। is known as क्या कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट ऑफ CH bond, I effect of CH bond is considered as 0. I effect of CH bond is considered as 0. CH bond का इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। नेक्स्ट, I effect of CH bond is considered as 0. I effect decreases as distance increases. जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है? घटता जाता है। यहाँ पर देखिएगा एक हम साइन का यूज कर रहे हैं। इस साइन का मतलब क्या है? तो एरो देते हैं ऊपर गाँव में और ACS लिखते हैं, इसका मतलब होता है इंक्रीजेज, बढ़ता है। और यदि एरो दे नीचे गाँव में और ACS लिखते हैं तो इसका मतलब होता है क्या? डिक्रीजेज, ठीक ना। तो वही लिखे हैं आई इफेक्ट डिक्रीजेज, नीचे का में एरो है तो इसको पढ़ेंगे डिक्रीजेज, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? घटता जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट को एग्जाम्पल से समझ के, ठीक ना। पहले एक बार देखिएगा, इसको फिर से रिपीट करते हैं। इट इज़ ए टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट है, ठीक ना। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक ना। सपोज करते हैं यहाँ पर अभी जो एग्जांपल लिए थे CH3 CH2 Cl, और ये एक बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और सिग्मा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल मूव करना, कंप्लीट मूव नहीं करता है, पार्शियल डिस्प्लेस करना ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यानी दूसरा लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना। ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये खींचने के कारण जो चार्ज डेवलप होगा वही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और माइनस आई इफेक्ट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक ना। आई इफेक्ट ऑफ CH बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज क्या? 0। CH बॉन्ड का आई इफेक्ट क्या कहलाता है? 0 कहलाता है। आई इफेक्ट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट था। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर
एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा इसको। जेड क्या है? जेड इज एनी एटम और ग्रुप। जेड के जगह पर कोई भी एटम या ग्रुप ले सकते हैं। जेड के जगह पर Cl ले लें, जेड के जगह पर OH ले लें, जेड के जगह पर NH2 ले लें, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जेड इज एनी एटम और क्या? ग्रुप। केस फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर। इफ कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिव, जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, En बोले तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से? कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। यदि जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से? कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। देन तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो जेड क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या होगा? जेड को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पार्शियल निगेटिव तो इस पर कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेड गेट्स माइनस डेल, जेड पर कौन सा चार्ज आया? माइनस डेल चार्ज। सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ जेड। जेड कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। कार्बन पर क्या चार्ज आ रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के कारण जेड क्या है? कोई भी एटम या ग्रुप है, तो जेड पर कौन सा चार्ज आ रहा है, ठीक ना। जो चार्ज आएगा वही इफेक्ट शो करेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। जेड पर, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक ना। जेड कोई भी एटम या ग्रुप हो सकता है, ठीक ना। तो कोई भी एटम या ग्रुप पर जो चार्ज आएगा वही इफेक्ट शो करेगा। तो जेड पर माइनस चार्ज आ रहा है तो जेड पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट ऑफ जेड, ठीक ना। केस सेकंड देखते हैं। इफ कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है जेड के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, देन यदि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किसके? जेड के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, देन क्या होगा? जेड। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इससे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या लिखेंगे? जेड गेट्स प्लस डेल, जेड पर कौन सा आ गया? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ जेड, जेड कौन सा इफेक्ट शो करेगा? तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3 CH2 Cl, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कार्बन और क्लोरीन, जेड के जगह पर क्या लिए हैं? Cl ले लिए, ठीक ना। तो कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? तो यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे, ई ऐसे, ई इधर जाएगा तो पार्शियल निगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे?
Cl gets minus del, so minus I effect of Cl. Cl gets माइनस डेल, Cl पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस डेल चार्ज, सो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, CH3 CH2OH। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, OH gets माइनस डेल, सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड और चलेगा। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, माइनस आई प्लस आई कंफ्यूज करने में, अथी फाइंड आउट करने में कैसे करता है, तो बच्चा ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में करने लगता है, ठीक ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन कोई ग्रुप है, ठीक ना, ये टोटल मिला के ना एक ग्रुप बना है, अल्डेहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, ठीक ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कोई ग्रुप नहीं है, ये दोनों क्या है, कोई ग्रुप नहीं है, ये दोनों एटम को मिला के ग्रुप बना है, ठीक ना। तो ये CHO ग्रुप है, अल्डेहाइड ग्रुप है, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच हमको पता करना होगा कि कौन सा इफेक्ट शो करता है, ठीक ना। ये पूरा Z के जगह पर CHO है, Z के जगह पर क्या है, CHO है, Z के जगह पर CHO। तो इस पर देखना है कि हमको कौन सा चार्ज आ रहा है, उसके हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। इसको ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, CHO, ठीक ना। CH3 CHO। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन है, ठीक ना। तो दोनों जगह कार्बन है, तब कैसे हमको पता चलेगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है। तो दोनों जगह कार्बन है तो हम हाइब्रिडाइजेशन से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से पता करेंगे। आपको पढ़ाए हुए हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर समझ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना सबसे आसान होता है, ठीक ना। टू फाइंड आउट द क्या, सिग्मा बॉन्ड। जितना सिग्मा बॉन्ड रहता है उतना ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, और उतना ही ऑर्बिटल कंबाइन करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, उसी को कहते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। चलिएगा यहाँ पर समझिएगा, इस कार्बन पर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो निकालिए, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो किसी भी दो एटम के बीच में जब एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही कहलाता है। और जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ता जाएगा
बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड बढ़ता जाएगा, ठीक ना। किसी भी दो एटम के बीच में जब एक सिग्मा बॉन्ड हो, किसी भी दो एटम के बीच में जब एक बॉन्ड हो तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ता जाता है तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही रहेगा, जो भी बढ़ेगा वो कौन बढ़ेगा, पाई बॉन्ड बढ़ेगा। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यदि कार्बन और कोई अदर एटम जैसे नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता, ठीक ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो वही फिर से कॉन्सेप्ट, एक बॉन्ड जो रहेगा वो सिग्मा होगा, बाकी जो भी बढ़ेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करना है, जितना सिग्मा बॉन्ड रहता है उतना ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होता है। तो हमको यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ही चाहिए, ठीक ना। तो एस का 1 ले लेंगे और पी का 2 ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और जितना सिग्मा बॉन्ड उतना ही हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 गो एस का 3 गो पी का, सबको मिला देंगे क्या हो जाएगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब यहाँ पर देखिएगा हमको पता करना है कि CHO पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कैसे पता चलेगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उधर ही सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइज करता है, ठीक ना। तो sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है sp3 के रिस्पेक्ट में। कैसे हम बोल दिए कि sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है sp3 के रिस्पेक्ट में, तो इसके जस्ट नीचे हम समझा रहे हैं उसको। यहाँ पर देखिएगा CH3 CHO sp2 इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विथड्रॉइंग एक साथ लिखिए, और माइनस आई इफेक्ट ऑफ CHO, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और माइनस आई इफेक्ट ऑफ CHO कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला स्टेप, और माइनस आई इफेक्ट ऑफ CHO कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज ही आएगा, ठीक ना। तो CHO कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। यहाँ पर देखते हैं स्पेशल पॉइंट 1, SP का मतलब स्पेशल पॉइंट होता है, ठीक ना। स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, SPP का मतलब स्पेशल पॉइंट फर्स्ट क्या कहलाता है, in order of हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 और sp। 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एस कैरेक्टर पर ही डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। तो sp3 कितना परसेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल ऑर्बिटल कितना है, तो 3 गो पी का ऑर्बिटल और 1 गो एस का ऑर्बिटल, 3 1 4 ऑर्बिटल, और 4 को 100 में भागा दीजिएगा तो 25% आएगा,
ठीक ना। तो परसेंटेज ऑफ एस, सी एच का मतलब कैरेक्टर यहाँ बोले हैं, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, तो 25% है। यहाँ पर कितना होगा, तो 33% है, और यहाँ पर कितना है, तो 50% है। एस कैरेक्टर कितना परसेंट है, 50। क्यों, तो एस एगो और पी एगो, ठीक ना, कुछ नहीं है तो पावर 1 1 है, यानी दोनों एक एगो है, ठीक ना। तो एगो एस एगो पी, एगो एस और एगो पी, टोटल 2 है, 100 में 2 से भागा देंगे, ठीक ना, तो 50 आएगा, यानी एस कैरेक्टर 50% है और पी कैरेक्टर 50% है। इसमें एस कैरेक्टर 33% है, पी कैरेक्टर 66.66% है, इसमें एस कैरेक्टर 25% है और पी कैरेक्टर जो है वो 75% है। तो ये हो गया 25%, 33.3%, और ये हो गया 50%। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कितना, 2.5। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कितना, 2.5। इसका होता है 2.75 और इसका होता है 3.25। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 3.25। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए sp3 और sp2 था, sp3 और sp2 था, तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा था, sp2 का, इसीलिए इस पर -i चार्ज आया, -i इफेक्ट शो किया, ठीक ना। तो इस कॉन्सेप्ट पर आपको ये तीनों याद रखिएगा कि sp3, sp2 और sp में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। CH3COOH, CH3COOH। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये पूरा कार्बोइलिक एसिड है, जेड के जगह पर कार्बोइलिक एसिड है, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन में हमको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और इसका हो जाएगा क्या, sp2। क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और -i इफेक्ट ऑफ COOH। COOH कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -i इफेक्ट शो करेगा। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा। नेक्स्ट देखते हैं CH3COH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर हमको बताना है, दो ग्रुप है, जेड के जगह पर एक जगह लिए हैं COOH कार्बोइलिक एसिड, और एक जगह लिए हैं क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड लिए हैं। अब हमको बताना है कि दोनों में से किसका -i इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक ना। हमको क्या बताना है कि दोनों में से -i इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा।
तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है। क्या कंफ्यूज कर जाता है? तो COOH को मान लेता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और CN को मान लेता है कि इन्फेरियर है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जैसे नोमेनक्लेचर में पढ़ाया जाता है, और बिना देखे समझे क्या बोल देता है कि COOH का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और CN का माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से नहीं देखना है, ठीक ना? क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से नहीं देखना है। किससे देखना है? तो हाइब्रिडाइजेशन से देखना है, ठीक ना? माइनस आई और प्लस आई देखते वक्त याद रखना है किससे देखना है, तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना है कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक ना? बच्चा कभी कभी ये भी कंफ्यूज कर जाता है कि सर यहाँ 2 गो COOH है और यहाँ तो 1 गो नाइट्रोजन है, ठीक ना? तो 2 COOH है तो ज़्यादा ना खींचेगा, तो नहीं, जोड़ा जोड़ी नहीं करना, ठीक ना? आप तौल के देख रहे हैं या नाप के देख रहे हैं कि इतना दूर खींच रहा है, ठीक ना? तो वैसे चेक नहीं किया जाता है। चेक किससे किया जाता है? तो डायरेक्ट इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कार्बन और इस कार्बन, ये दोनों के बीच में ना हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड यहाँ ना डिस्प्लेस करेगा कि पाई बॉन्ड डिस्प्लेस करेगा। ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस करेगा जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखेंगे नहीं। हम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को देखना है कि किधर, तो इस कार्बन और इस कार्बन के कारण डिस्प्लेस करेगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना? CH3 COOH और CH3 Cl, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए कि दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है? sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है या sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, अभी आपको ऑर्डर में बताए हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑफ CN ग्रेटर दैन माइनस आई इफेक्ट ऑफ COOH। माइनस आई इफेक्ट ऑफ CN इज ग्रेटर दैन क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट ऑफ COOH। COOH का माइनस आई इफेक्ट कम होता है और CN का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं CH3 NH2। CH3 NH3 प्लस। CH3 NH2 और CH3 NH3 प्लस। अब ये दोनों में हमको बताना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, NH2 है, यहाँ NH3 प्लस है, ठीक है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, ठीक ना? लेकिन इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं कमी होगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ज़्यादा खींचेगा, और ये क्या करेगा? इसके न्यूट्रल है तो कम खींचेगा। तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? तो NH3 प्लस का ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH3 प्लस। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा तो क्या होगा? sp3 ही होगा, और इसका भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा तो क्या होगा? sp3 ही होगा। ये जो लोन पेयर है यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, और इसमें तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड है ही। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH3 प्लस इज ग्रेटर दैन माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH2।
ठीक ना। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल बताएं माइनस आई और प्लस आई पहचानने के लिए, माइनस आई और प्लस आई पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं। माइनस आई कौन शो करता है, प्लस आई कौन शो करता है, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक ना। आप स्ट्रक्चर को देख के खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा और उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है। इसके आधार पर आप माइनस आई और प्लस आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस पर जौन एटम या ग्रुप पर माइनस चार्ज आएगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जौन एटम या ग्रुप पर प्लस चार्ज आएगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक ना। अब माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का कुछ ऑर्डर होता है, ठीक ना। कौन ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, कौन कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक ना, या कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक ना। तो इसका कुछ ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद जो आता है आपका लास्टली वो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या स्टडी करते हैं, ठीक ना। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक ना, किसका स्टेबिलिटी बताने में, किसका रिएक्टिविटी बताने में, किसका रिएक्टिविटी बताने में इसका यूज होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ तो आपको नॉर्मली अभी तक हम बताएं क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसको, ठीक ना। इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या बात आता है, ये चीज़ हम खाली एक्सप्लेन किए हैं। और माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कैसे पहचानेंगे ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो इसका एक पार्ट जाके ख़त्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन जो हुआ वो आपका यहाँ पर फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ऑर्डर ऑफ माइनस आई और ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।